हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम गोरा देवी और उसके आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे जो उत्तराखंड में चलाया गया था। और उसमें ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था हिमालयन रीजन में। और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने दसोली ग्राम था एक, ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। उसमें रेनी फॉरेस्ट थे, उनका ठेका दिया हुआ था सरकार ने। और बहुत सारे जब कर्मचारी बस से उतरे काटने के लिए वर्कर्स, तो एक छोटी सी लड़की ने उनकी जासूसी की और गोरा देवी को बताया। गोरा देवी ने गांव का जो महिला मंडल था उसको इकट्ठा किया और वो जाकर उन लोगों से भिड़ गए। और बहुत सारे लोगों को यहाँ चोट भी लगी, बट वो अपने उस पर अपने जो उनका मूवमेंट था उन पर अड़े रहे। उसके बाद क्या हुआ, The momentary novelty of the movement was the active participation of women। देखो, हमारे देश में अक्सर ये माना जाता है कि वुमेन्स भाग नहीं लेती किसी भी चीज़ में। सबसे नई बात इसमें ये थी कि वुमेन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। वैसे मैंने आपको बिश्नोई जो आंदोलन था उसके बारे में बताया था, उसकी भी शुरुआत एक लेडी द्वारा ही की गई थी। तो उसमें वुमेन्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। ये देखो, ये लड़कियां और कुछ महिलाएं हैं जो उस आंदोलन की भागीदार रही हैं। द रीज़न फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली सप्लाइड अल्कोहल टू मैन। क्यों सबसे ज़्यादा बुरी बात ये हुई कि आदमियों को तो इन्होंने अल्कोहल देकर काबू में कर लिया, और अल्कोहल का सबसे बुरा प्रभाव वुमेन्स को ही पड़ रहा, उनके परिवार डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। It usually forces to women to launch sustained agitation against the habit of alcoholism। और इस वजह से उन्होंने अल्कोहल को ख़त्म करने के लिए लगातार विरोध किया। और देखो बात कहाँ से शुरू हुई, पेड़ काटने से ख़त्म अल्कोहल पे। एक आंदोलन की एक ब्रांच से जितनी भी समस्याएं और फैली हुई थी उन्होंने सबको कवर अप कर लिया और धीरे धीरे वहाँ परिवर्तन आए। अल्कोहल की जो हैबिट थी, जो जानबूझकर पैदा की गई थी ताकि जो मैन है वो उनके विरुद्ध आवाज़ ना उठा सके। दिस ब्रॉडेंड द मूवमेंट एजेंडा। अब ये आंदोलन का एजेंडा काफ़ी विस्तृत हो गया। पहले ये सीमित था सिर्फ पेड़ बचाने तक, अब अपनी फैमिलीज़ के जो इशू हैं, अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स है मेंस के अंदर, उनके तक और सोशल इशू तक फैल गया। इट वाज ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द मूवमेंट व्हेन द गवर्नमेंट इशूड ए बैन ऑन फॉलिंग द ट्रीज इन द हिमालयन रीजन फॉर 15 ईयर्स। और इस आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव ये रहा कि 15 साल तक एक ऑर्डर पास किया गया सरकार के द्वारा कि 15 साल तक हिमालयन रीजन में पेड़ नहीं काटे जाएंगे, टिल द टाइम ग्रीन कवर वाज रिस्टोर्ड अगेन, जब तक पहले वाली ग्रीनरी यहाँ नहीं हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट विच बिगेन ऑन ए सिंगल इशू। चिपको मूवमेंट जो एक सिंगल इशू से पैदा हुआ, अब वो सिंबल बन गया किसका, एक ऐसे पॉपुलर मूवमेंट का जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है, जो 1970 में आंदोलन फैले थे उनमें। ये जूनागढ़ की कुछ आंदोलन के हिमाचल प्रदेश में हैं जो डिसफोर्टेशन के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं महिलाएं। अब था ओल्ड पार्टी बेसिस मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इज एन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कुछ पार्ट रह गया था इससे पहले कि ओल्ड मूवमेंट पार्टी बेस्ड होते थे। ये मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टियां भाग लेती थी इसमें जब ये मूवमेंट चलते थे। जैसे किसान आंदोलन था स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, किसान यूनियन जो बनी थी वो कांग्रेस के अंडर ही तो बनी थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो मूवमेंट हुए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को अपने मूवमेंट से दूर रखा और कहा कि नहीं जी आप दूर रहिए, हम कोई पॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं कर रहे, हम तो समाज में किसी विशेष समस्या से लड़ रहे हैं। और ये
सरकार से हमारी सीधी बातचीत होगी, आप इसमें शामिल ना होइए। तो ओल्ड मूवमेंट पार्टी बेस्ड होते थे और जो न्यू मूवमेंट है वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखो इनसे फ़ायदा कैसे उठता है, एक बनी बनाई मास मूवमेंट मिल जाती है इनको, लोग इकट्ठे हुए मिल जाते हैं। जैसे किसान यूनियन खड़ी हुई हमारे यहाँ हरियाणा में चौटाला को लाने के लिए, लेकिन बाद में जैसे बिल वगैरह का मामला है चौटाला के खिलाफ ही लोग हो गए और हुड्डा ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने उसकी डिमांड मान ली कि आप अगर हमें वोट दोगे तो हम आपको बिजली के बिल माफ़ कर देंगे। तो क्या हुआ, उस मास मूवमेंट का फ़ायदा एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी उठा कर ले गई। लेकिन अब जो मास मूवमेंट के लोग हैं वो भी समझ गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के लगने से जो एथिक्स होते हैं, नैतिक वैल्यू है, उन पर लोगों का विश्वास नहीं रहता कि ये तो राजनीतिक आंदोलन है, इनका कोई वो नहीं है। और प्रेशर भी नहीं मानती सरकार भी कि ये तो षड्यंत्र है दूसरी सरकारों का, दूसरी पार्टियों का हमारे खिलाफ। इसलिए जो मूवमेंट करने वाले लोग हैं वो समझ गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का अगर हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगी तो हमारा स्ट्रगल पॉलिटिकल रूप धारण कर लेगा, और इस वजह से हम क्या है, हम इनको दूर ही रखें तो अच्छा है। तो इस तरह से नए जो मूवमेंट हैं जो 70-80 में फैले वो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंधित नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल पार्टियों से अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है दलित मूवमेंट। हम पढ़ते हैं दलित मूवमेंट क्या था। आपने नाम सुना होगा भीमराव अंबेडकर का। ये लोग ऐसे, भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्री इंडिपेंडेंस डे में जो दलित लोग थे उनको, उनकी स्थितियों को उठाने की कोशिश की। मतलब उनको एजुकेशन दिलाने की कोशिश की, उन्हें जो उनके समाज के अंदर कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए कहा, और एक बराबरी का हक जो भारत के कास्ट सिस्टम में बराबरी का हक उनको नहीं मिल रहा था वो लाने की कोशिश की। बाद में भी लोग जागरूक हुए। अंबेडकर जैसे अभी भीमसेना नाम की कोई संस्थाएं हैं बहुत जगह, तो ये लोग भी तो क्या कर रहे हैं, ये भी अपने जो हितों की डिमांड कर रहे हैं सोसाइटी से कि हमें बहुत सालों तक दबाए रखा, तो अब हमें बराबर के हक चाहिए, अधिकार चाहिए। तो इस तरह से दलित मूवमेंट चले। द वर्ड दलित, और दलित का मतलब ये नहीं कि विशेष कास्ट, मैं तो कम से कम ये नहीं मानती। हमारे देश में देखो, हमारी पॉलिटिक्स में यही सबसे खराब बात है कि हम दलित का मतलब विशेष जातियों से मान लेते हैं। अक्सर शेड्यूल कास्ट के लोग जो होते हैं वो अपने आप को दलित मानते हैं या उनको दलित कहा जाता है। बट क्या वो अगर एक मुख्यमंत्री के पद पे हैं, एक IAS ऑफिसर हैं, या हमारे तो राष्ट्रपति ही दलित हैं जाति से, क्या वो दलित हैं? नहीं। दलित का मतलब होता है पैरों तक के नीचे कुचले हुए। इसका मतलब वो इकोनॉमिक रूप से सही नहीं है, उसके सामाजिक रूप से सही नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने अपना इकोनॉमिक स्टेटस प्राप्त कर लिया, सामाजिक स्टेटस प्राप्त कर लिया, वो दलित नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन आज भी हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है वो कुछ विशेष जातियों को दलित मानकर उनका फ़ायदा उठा रही है, उनसे वोट ले रही है, ठीक है। द वर्ड दलित इज कॉमनली यूज इन मराठास, गुजराती, हिंदी एक्सेट्रा। ये शब्द यूज किया जाता है मराठी भाषा में, गुजराती में। टू मैन ब्रोकन पीसीज, एक ऐसा आदमी जो टुकड़ों में टूटा हुआ, मतलब जिन्हें कभी भी समाज में बराबर का दर्जा नहीं मिला, जिनकी इकोनॉमिकल हालत बहुत कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इट रेफर टू दोज हु हैज़ बीन ब्रोकन ग्राउंडेड डाउन बाय सम पीपल इन द डेलिब्रेट वे। सोच समझकर किन्हीं लोगों को किसी विशेष जाति के लोगों के द्वारा पद दलित रखना, उन्हें निचली स्थिति पर रखना, ये क्या है? दलित है। इट इज़ बेस्ड ऑन इनहेरिटेड डेनियल ऑफ ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन कर्मा। ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म के सिद्धांत मनुस्मृति एक है हिंदू ग्रंथ, उसके अनुसार ये कहा गया है कि 4 वर्ण हैं। देखो, जब मनुस्मृति आई तो शायद ये चीज़ें सब कुछ ठीक होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिविलाइजेशन शुरू ही हुई थी। सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता ने विकास करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग समाज के नियमों में आ गए थे, कुछ ने खेती करनी शुरू कर दी थी, कुछ ने
जो है मांसाहार खाना छोड़ दिया था, जंगली जीवन रहना छोड़ दिया था। तो जो लोग अभी तक वही मांसाहार कच्चा मांस खाते हैं या जंगली जानवरों की तरह अभी उसी उसमें रहते हैं जीवन में, तो शायद उनको शूद्र मान लिया गया, ठीक है ना, उनके लोगों के द्वारा। कि जैसे कई बार क्या होता है, जो कास्ट सिस्टम के अगर हम गूढ़ फायदे देखें, वैसे मैं ये नहीं मानती कि जो सामाजिक रूप से हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है उसका कोई फायदा हो, लेकिन बट इस कास्ट सिस्टम का जब नेचुरल रूप से ये शुरू हुई तो कैसे हुई। अब आप कोविड-19 देखोगे, बीमारी है क्या, सारे विश्व को इसने अपनी चपेट में लिया हुआ। ये कहाँ से आई? पशुओं के मांस से आई, चमगीदड़ से। और पशुओं में इस तरह के बहुत सारे वायरस होते हैं जिन्हें ह्यूमन बॉडी पचा नहीं पाती, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ने शाकाहार करना शुरू कर दिया, जो शाकाहारी है, वो अगर मांसाहारी व्यक्ति से कांटेक्ट में नहीं आना चाहता तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल वो अपने आप को रख सकता है। क्योंकि जो मांसाहारी व्यक्ति है वो मांसाहार का सेवन कर रहा है, सूअर खा रहा है या जो भी है मुर्गा वगैरह का सेवन कर रहा है, मटन खा रहा है बकरे का, या चीन जैसे में जाओगे जहाँ से ये वायरस आया, वुहान की मंडी है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, केकड़े हैं, चमगीदड़ हैं, पता नहीं। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी हैं वायरस, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी उनको प्रोटेक्ट कर सकती है उनसे, वो ह्यूमन बॉडी में एडजस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन पशु का अगर वायरस आपके अंदर चला गया, तो जैसे एक सूअर में स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू नाम का, जिसमें पीछे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। जो लोग सूअर के मांस का सेवन करते हैं उनको स्वाइन फ्लू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो मुर्गे का सेवन करते हैं उनको ये स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा होने का खतरा है। तो एक शाकाहारी व्यक्ति क्यों मांसाहारी व्यक्ति से कांटेक्ट करेगा? क्या अपने आप को वो बीमार करेगा ना? ये तो उसका हक है कि वो मांसाहारी से दूर रहे। तो शायद जब नेचुरल सिस्टम से कास्ट शुरू हुई तो यही माना गया कि जो लोग मांसाहार हैं, जो समाज के बंधनों में नहीं हैं और जो वायरस, इस तरह के वायरस में रहते हैं, उनसे हम दूर रहें। लेकिन धीरे धीरे इसने जटिल रूप धारण कर लिया। जो लोग बाद में शामिल भी होना चाहते थे उस समाज में, जो सो कॉल्ड सभ्य समाज था, तो वो उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता था। शायद वो उनका ये था कि जो वायरस एक बार अंदर प्रवेश कर गया व्यक्ति के अंदर, वो कई साल तक चलता है, कई पीढ़ियों तक चलता है। जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग वायरस के, जो ये आपका है एड्स के शिकार होते हैं, क्योंकि उनका कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के साथ होता है। तो ये एक शाकाहार व्यक्ति या अपने आप को जो बचाना चाहता वायरस से, उसका हक है कि वो अलग रह सके। और इसलिए शायद कास्ट सिस्टम शुरू हुए, जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के सिद्धांत के आधार पर। जिसका कर्म उच्च था, मतलब जो खेती करते हैं, पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाते हैं, उनसे ज़्यादा जो पशुओं को मार कर खाते हैं उनका कर्म ज़्यादा अच्छा माना गया होगा। तो इस वजह से ये सिस्टम, लेकिन बाद में ये पॉलिटिक्स बन गया। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होना शुरू हो गया और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया जिनके पूर्वज या जो लोग इस तरह का जीवन जी रहे थे। तो ये कर्म के सिद्धांत के आधार पर कास्ट सिस्टम शुरू हुआ हमारे देश में। देखो, जब कोई चीज़ शुरू होती है वो सही होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो गलत रूप धारण कर लेती है। और इस वजह से उनको फिर जब समाज पूरी तरह से बदल जाता है, तब उनका कोई एग्जिस्ट रहने का कोई तुक पैदा नहीं है कि ये अब भी एग्जिस्ट रहे, ठीक है ना। मान लो अब पहले हमारे देश में, जैसे गांधी जी कहते थे कि वर्ण सिस्टम बिल्कुल सही है। वर्ण सिस्टम क्यों सही है? मान लो हमारे देश में एक स्टडी आई कि हमारे देश में सिर्फ 5% लोग प्रोफेशनल हैं, जो सिर्फ काम करना जानते हैं। मोस्टली हमारे युवक क्या हैं? बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि वो पैतृक धंधा करते नहीं हैं। मान लो पहले नाई का बेटा नाई का काम करता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार करता था, किसान का बेटा किसान का काम करता था। तो इस वजह से क्या था, वो कभी भी बेरोजगार नहीं होते थे। अब वो वर्ण का काम अपना नहीं रहे, काम उन्हें कोई आता नहीं है, और दूसरा काम वो पकड़ नहीं पाते इतनी जल्दी, जॉब है नहीं। तो इस वजह से क्या है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपना जो पैतृक धंधा उसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से
लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारी फील्ड अलग अलग हो गई हैं। अब जैसे किसान का बेटा है वो पुलिस में जा रहा है, या जो दूसरे काम करने वाला गोल्ड स्मिथ का बेटा वो कुछ और काम कर रहा है। तो अब कास्ट सिस्टम का कुछ रेलिवेंस दिखाई देता नहीं। वैसे ही सामाजिक रूप से तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ने अभी छोड़ा नहीं है। पॉलिटिक्स इसका दोबारा से प्रयोग कर रही है। तो कास्ट हायरार्की थी इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब कास्ट हायरार्की इस तरह की, कुछ लोग तो सिरे पे बैठे हुए थे कि हम सबसे ऊपर हैं वर्ण में, और कुछ लोगों को उन्होंने पाँव के नीचे बिठाया हुआ था। जैसे मनु ने कहा कि ब्राह्मण तो उससे निकलता, मुख से निकलता है बर्मा के, और जो क्षत्रिय हैं वो बाजुओं से निकलता है, वैश्य पेट से निकलता है, और शूद्र पाँव से निकलता है, और जिसका काम इन तीनों की सेवा करना होता है। वैश्य को भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये ट्रेड करते हैं और ये लोगों से पैसा ज़्यादा वसूल करते हैं, कमाते नहीं हैं, लेकिन पैसा इनके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कास्ट हायरार्की इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। तो दलित मूवमेंट हैड सेंटर फॉर क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी, और दलित मूवमेंट भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसको तोड़कर इक्वालिटी लाने के फेवर में था। और इसके साथ सेल्फ डिग्निटी, जब आपको कास्ट में सबसे नीचे बिठाया जाता है तो आपकी आत्मसम्मान को भी तो ठेस पहुंचती है। एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मन छुआछूत, छूना नहीं। देखो अब जैसे कोविड-19 ने भारतीय वैल्यूज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है। जैसे हमारे यहाँ पहले विदेश से कोई आता था उसकी शुद्धि करवाई जाती थी, अब विदेशों से आ गए लोग बीमारी ले लेके, तो भारतीय वैल्यू अब दोबारा से उजागर हुए हैं कि कितनी अच्छी थी हमारी जो ट्रेडिशन कि बाहर से आए व्यक्ति को समाज में नहीं लेना जब तक उसकी शुद्धि ना हो जाए, उसके बर्तन वगैरह साफ ना कर दिए जाएं, अच्छी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको क्या कर दिया गया, उनको बुरा रूप धारण कर लिया है। कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, कुछ लोग किसी को छूते नहीं थे, उन्हें कुओं से पानी भरने नहीं देते थे, तालाबों पर नहीं जाने देते थे। देखो एक रेलिवेंट कारण था, वो सही था। नहीं मान लो को किसी के कांटेक्ट में नहीं आना जो हमारे लिए सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन किसी को सामाजिक दृष्टि से वैसे ही अछूत मान लेना वो चीज़ गलत थी। ये नेचुरल लॉ में और सामाजिक लॉ में छोटी सी पतली सी धारा होती है बच्चों, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। पर ये पतली सी धारा खत्म होते ही सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार्स इन द छत्तीसगढ़। ये सारे एग्जाम्पल आपने याद रखने। एक सतनामी मूवमेंट चला था चमार जाति का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के प्लेन्स में, ईस्ट यूपी में। आदि धर्म मूवमेंट था पंजाब में, ठीक है। और इसी तरह महार मूवमेंट था महाराष्ट्र में, जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था साउथ में। ये सारे मूवमेंट दलितों के द्वारा उच्च जाति के खिलाफ थे या समाज में इक्वालिटी लाने के लिए था। ठीक है। इन रिसेंट टाइम दलित लिटरेचर हैज स्क्वेयरली अपोज टू द चतुर्वर्ण सिस्टम। चतुर्वर्ण में मैंने बताया ना, अभी बर्मा के मुख से 4 तरह के लोग निकले थे। ये चतुर्वर्ण है कि 4 वर्ण पैदा हुए थे। लेकिन अब तो हमारे यहाँ कास्ट का पता ही नहीं, कितने कितने कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हैं। बहुत से ब्राह्मण हैं जो दूसरे ब्राह्मणों को अपने बराबर का नहीं मानते। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे इन चतुर्वर्णों ने समय के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड रूप धारण कर लिया। इन रिसेंट टाइम दलित लिटरेचर हैज स्क्वेयरली अपोज टू द चतुर्वर्ण सिस्टम and has held to responsible for crashing the creativity and a very existence of a law system that has held to lower caste। क्योंकि वो मानते थे कि चतुर्वर्ण जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है यही एक कारण है जो लोअर कास्ट को पददलित समझते हैं, उनको क्रैश करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते हैं। एंटी कास्ट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्योतिबा फुले। ये एक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले जिसने एंटी कास्ट मूवमेंट को चलाया 19वीं शताब्दी में। इनकी एक पत्नी थी सावित्री फुले, उन्होंने बहुत सारे स्कूल लड़कियों के बनवाए थे। एंड स्प्रेड आउट इन 1920s टू एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र में जैसे एक्टिव थे ज्योतिबा फुले थे और भीमराव अंबेडकर थे। तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर का बड़ा नाम है।
इस तरह के आंदोलन में जो एंटी ब्राह्मण थे। उन्होंने तो ब्राह्मणों को बिल्कुल वहाँ वायलेंस से निकालने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर रेवोल्यूशनाइज्ड द मूवमेंट, और डॉक्टर अंबेडकर ने और ज़्यादा इस मूवमेंट को प्रचार किया। दलित मूवमेंट हैज़ फोकस टू चेंज टू एंटायर सोसाइटी। दलित मूवमेंट का मतलब था सारी सोसाइटी में चेंज करना, रेडिकल चेंज करना, किसी तरह की कास्ट ना रहना। लेकिन कास्ट हमारे यहाँ तो अब तो कागज़ में भी रहेगी ना, अगर कागज़ों में कास्ट न रहती तो शायद कास्ट ख़त्म हो जाती, पेपर पे रहेगी कास्ट। क्यों? अब तो क्योंकि इन जो कास्ट विशेष कास्ट के लोग हैं वो इस कास्ट को ख़त्म करवाना नहीं चाहते। जैसे ज्योतिबा फुले और जो ये क्रांतिकारी थे ये ख़त्म करवाना चाहते थे, लेकिन अब कुछ लाभ मिलने लगे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं उस कास्ट में जाने के, तो लोग इस कास्ट को सिस्टम को ख़त्म भी नहीं करना चाहते अब। ठीक है, वी कैन साइट ए पोएम ऑफ महार इन दिस रिगार्ड। इस एक पोएम है, एक लेखक हैं महाराष्ट्रियन लेखक हैं नामदेव दसल, बड़ा नाम है इनका। ये एक पोएम को रिसाइट करते हैं। द हाउस आर आउटसाइड द विलेज, देयर आर लाइज इन देयर वुमेन्स हेयर लीच। जुएं हैं वुमेन्स की बालों में, उनके घर हैं आउटसाइड विलेज, विलेज से बाहर उनके बच्चे नंगे घूमते हैं। रबिश दे ईट कैरियन, और वो मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। दे फेस ऑफ अनटचेबल हैज़ ए हम्बल लुक, उनका फेस अछूतों जैसा बहुत कमज़ोर लगता है। देयर इज़ नो लर्निंग अमंग दैम, कोई एजुकेशन नहीं है। दे नो द नेम ऑफ विलेज गोडेसेस एंड डोमेन गॉड्स, वो सिर्फ गांव के देवता का नाम जानते हैं और उन देवताओं का जो उनके ऊपर हावी हैं। बट नो द नेम ऑफ ब्रह्मा, वो ब्रह्मा का नाम नहीं जानते। अपील टू दलित इज मेड टू फॉलोइंग वर्ड्स, और वो अपील करते हैं द सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हैज ब्रस्ट इनटू फ्लेम, लेट अस बर्न अप द कास्टेज। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान का सूर्य जग उठा है और इसमें कास्ट को जला दो। स्मैश ब्रेक डिस्ट्रॉयड द वॉल ऑफ हेट्रेड, घृणा की सारी दीवारें गिरा दो, डिस्ट्रॉयड कर दो, नष्ट कर दो। और सालों से चली आ रही जो ये दलित ये ऑपरेशन है इसे ख़त्म करो, और जो ओल्ड ब्लाइंडनेस है उसको ख़त्म कर दो। हे लोगों उठो। नामदेव दसल की ये पोएम है, अच्छी है पोएम तो। ठीक है, इन्होंने भी पोएम लिखी है टर्निंग द बैक, ये तो आप पढ़ लेना, बस नाम याद करना कि नामदेव दसल है। इन्होंने एक कविता लिखी थी, इनका कविता का नाम है पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस। ये छोटे क्वेश्चंस में आता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ये मराठी लेखक थे। द अबव पोएम बाय मराठी पोएट्स नामदेव दसल रेफर टू पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस। There are Dalit community who has been the victimized of centuries to brutal case injustice by the upper caste. The sunflower giving fakirs to Dr. Bhimrao Ambedkar who act in their liberator of Masiha. क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने इस तरह के विक्टिमाइज को ख़त्म करने के लिए और इस तरह के इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए अपर कास्ट के साथ उन्होंने मतलब अपर कास्ट की इक्वलिटी प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका पैगंबर, दलित समाज का पैगंबर या मसीहा बोला जाता है। दलित पोएट इन द महाराष्ट्र कंपोज मैनी सच पोएम इन 1970 के अंदर ये बहुत सारी पोएम लिखी गई। दिस पोएम वॉज एक्सप्रेशन ऑफ एंग्विश विच दलित मासेज हैव फेस्ड इवन आफ्टर 20 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इसलिए पोएम रिसाइट की गई या लिखी गई क्योंकि स्वतंत्रता के 20 सालों के बाद भी दलितों के साथ जो भेदभाव वो होते रहे थे, उसके विरोध में ये कविताएं लिखी गई। दिस पोएम स्टिल हाउएवर these poets were full of hope for the future in which दलित would shape life for themselves। और ये इन कविता में वो ये आस दिलाते हैं फ्यूचर्स में दलित लोग अपनी लाइफ का जो डिजाइन है वो दूसरी तरीके से करेंगे, इक्वालिटी लेकर आएंगे, एजुकेटेड होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्राइव फॉर लॉन्ग फॉर ए सोशियो इकोनॉमिक चेंज सो दैट द दलित कुड लीड टू डिफाइंड लाइफ आउटसाइड द हिंदू कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर। It is for the reason that Dr. Ambedkar remains
अर्नोकल एंड इंस्पिरेशनल फिगर इन मच ऑफ दलित लिबरेशन राइटिंग्स। और भीमराव अंबेडकर, वैसे भीमराव अंबेडकर एक अच्छे परिवार से थे, अच्छे पढ़े लिखे माता पिता की संतान थे। ब्रिटेन में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, लेकिन बाद में उनके आर्थिक हालात बहुत कम हो गए थे। बड़ौदा के एक राजा थे, उन्होंने उसको स्कॉलरशिप दी थी और इन्होंने जीवन भर दलितों को ऊपर उठाने के लिए काम किया। संविधान निर्माण में भी इनका एक बड़ा रोल था। वो ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते थे जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, कास्ट बेस्ड सिस्टम था, इक्वालिटी लेकर आना चाहते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।